हेलो दोस्तों। आज की क्लास बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आज हम भारतीय संविधान के उन दो पदों को समझेंगे जिसके नाम तो बहुत बड़े हैं लेकिन जिनकी शक्तियाँ संविधान की मर्यादा से बंधी हुई। मैं बात कर रही हूँ राष्ट्रपति और राज्यपाल की। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सिविल सर्विसेज मंत्रा में। दोस्तों, हमारा बिहार स्पेशल फॉर बीपीएससी एडीयू सीरीज का आज है डे 10। आज की सीरीज में हम समझेंगे प्रेसिडेंट और गवर्नर के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर परीक्षा में आपसे पूछा जाता है कि भारत में वास्तविक सत्ता किसके पास है, तो उत्तर होगा ना ही राष्ट्रपति के पास, ना ही राज्यपाल के पास, बल्कि मंत्रिपरिषद के पास। लेकिन फिर सवाल उठता है, जब शक्ति इनके पास नहीं है तो संविधान ने इतना महत्वपूर्ण क्यों बनाया है? तो आज की क्लास में हम इसी प्रश्न का उत्तर ढूंढेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं राष्ट्रपति के पद की स्थिति क्या होती है। राष्ट्रपति भारत का संवैधानिक प्रमुख होता है और कार्यपालिका का औपचारिक प्रमुख तथा वास्तविक शक्ति मंत्रिपरिषद के पास होती है। संविधान के अनुसार यूनियन एग्जीक्यूटिव का अंग होता है राष्ट्रपति। आर्टिकल 52 कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। इसे एक पंक्ति में पूरा दर्शन छुपा है। राष्ट्रपति है भारतीय राज्य का औपचारिक प्रमुख, संविधान का संरक्षक और लोकतंत्र की निरंतरता का प्रतीक। राष्ट्रपति को आप ऐसे समझिए जैसे किसी संस्था का चेयरमैन जो नियमों की रक्षा करता है लेकिन रोजमर्रा का संचालन नहीं करता है। फिर आता है राष्ट्रपति का निर्वाचन, आर्टिकल 54 और 55। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल आता है, क्या भारत का राष्ट्रपति जनता सीधे चुनती है? तो उत्तर है नहीं। आर्टिकल 54 के अनुसार राष्ट्रपति का चुनाव होता है लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। लेकिन ये ध्यान रहे कि नामित सदस्य शामिल नहीं होते हैं। तो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन से होते हैं? संसद के निर्वाचित सदस्य, लोकसभा और राज्यसभा दोनों के, और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। ये बात आप हमेशा ध्यान रखिए, मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं। फिर बात करते हैं आर्टिकल 55 की, जो कहता है कि राष्ट्रपति का चुनाव इस प्रकार होगा कि राज्यों और केंद्रों के बीच में संतुलन बना रहे। इसीलिए समानुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। यही कारण है कि पूरे राष्ट्रपति पूरे देश का प्रतिनिधि होता है, न कि केवल केंद्र का। अब बात करते हैं हम राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या योग्यता चाहिए उसकी, जिसका प्रोविजन आर्टिकल 58 में है। और आर्टिकल 56 कार्यकाल की बात करते हैं कि राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। और आर्टिकल 57 बात करता है कि एक व्यक्ति दोबारा पुनर्निर्वाचित राष्ट्रपति के रूप में हो सकता है। तो पुनर्निर्वाचन संभव है आर्टिकल 57 के थ्रू राष्ट्रपति का। और आर्टिकल 58 बात करता है राष्ट्रपति की योग्यता की, कि किसी भी व्यक्ति के राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। सबसे पहले तो उसे भारत का नागरिक होना चाहिए, वो कम से कम 35 वर्ष का हो और लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। साथ ही साथ वो किसी भी लाभ के पद पर न हो, जिसका वर्णन आर्टिकल 59 में किया गया है कि लाभ का पद धारण नहीं करेगा राष्ट्रपति। और बीपीएससी और एडीओ वगैरह में पूछा जाता है कि क्या प्रेसिडेंट एमपी होता है, लेकिन नहीं, वो एमपी होता नहीं है, बस उसके अंदर एमपी बनने की योग्यता जरूर होती है। अगर एमपी बनने की योग्यता उसे नहीं है तो वो प्रेसिडेंट नहीं बन सकता। अब बात करते हैं राष्ट्रपति की शपथ की, जिसका वर्णन आर्टिकल 60 में है। राष्ट्रपति का शपथ मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कराते हैं और वह संविधान की रक्षा व पालन की शपथ लेता है कि वो हर परिस्थिति में संविधान की रक्षा करेगा और संविधान का ही पालन करेगा। अब बात करते हैं कि अगर राष्ट्रपति को हटाया कैसे जाएगा, आर्टिकल 61 की। राष्ट्रपति को हटाने के लिए एक महाभियोग जैसी प्रक्रिया होती है जो कि केवल संविधान के उल्लंघन पर ही लागू होती है और ये संसद द्वारा विशेष बहुमत से पारित की जाती है। यह प्रक्रिया बहुत कठिन रखी गई है ताकि राष्ट्रपति का पद राजनीतिक दबाव से सुरक्षित रहे। अब हम बात करते हैं राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति, आर्टिकल 74। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रियों की नियुक्ति करता है और सभी उच्च संवैधानिक पदों पर नियुक्ति करता है। लेकिन आर्टिकल 74 ये कहता है कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह से बंधा होगा और राष्ट्रपति के लिए मंत्रिपरिषद की सलाहकार बाध्यकारी होगी। इसका अर्थ है कि राष्ट्रपति सलाह मांग सकता है, पुनर्विचार के लिए कह सकता है, लेकिन अंततः सलाह उसे माननी ही होगी। यही लोकतंत्र की आत्मा है।
और राज्यपाल, कैग, यूपीएससी, चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। अब बात करते हैं राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों के बारे में। राष्ट्रपति संसद को बुला सकता है, संसद को स्थगित या भंग कर सकता है और विधेयकों को स्वीकृति दे सकता है। आर्टिकल 79 कहता है कि राष्ट्रपति संसद का अंग होता है और वो संसद से आहूत और स्थगित कर सकता है। आर्टिकल 85 कहता है कि संसद भंग कर सकता है और आर्टिकल 111 कहता है कि वो विधेयक पर स्वीकृति दे सकता है, उसे पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। और जो आर्टिकल 123 है वो राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। जब संसद सत्र में न हो तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है आर्टिकल 123 के तहत, लेकिन यह अस्थायी होता है और संसद के सामने रखना अनिवार्य होता है। यह शक्ति आपात स्थिति के लिए है, शासन के लिए नहीं। तो ये पता होना चाहिए कि उसकी ऑर्डिनेंस की जो पावर है वो आपात स्थिति के लिए है, वैसा नहीं कि आप हमेशा ऑर्डिनेंस जारी किए जा रहे हैं। अब बात करते हैं राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियों के बारे में। राष्ट्रपति बजट राष्ट्रपति के नाम पर प्रस्तुत होता है। आर्टिकल 112 कहता है कि वार्षिक बजट राष्ट्रपति के नाम पर होगा और वही आर्टिकल 117 कहता है कि धन विधेयक की पूर्व अनुमति राष्ट्रपति से ली जाती है और आर्टिकल 280 वित्त आयोग की नियुक्ति की बात करता है। और कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया राष्ट्रपति के नियंत्रण में होता है। अब बात करते हैं राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियों के बारे में। आर्टिकल 72 राष्ट्रपति के पास है और मृत्युदंड तक क्षमा देने की शक्ति, मतलब राष्ट्रपति किसी को अगर कोर्ट ने मृत्युदंड भी दिया है तो उसे अगर राष्ट्रपति चाहे तो उसे क्षमा कर सकता है। सजा कम करने या बदलने की शक्ति भी राष्ट्रपति के पास है। यह शक्ति मानवीय आधार पर दी गई है ताकि न्याय कठोर न हो जाए। तो ये बात ध्यान रहे कि राष्ट्रपति की न्यायिक शक्ति आर्टिकल 72 में की गई है, जिसमें क्षमा, दया, दंड परिवर्तन की शक्ति मृत्युदंड में भी लागू है। अब बात करते हैं आपातकालीन शक्ति के बारे में, जो कि है आर्टिकल 352, 356, 360। 352 में राष्ट्रीय आपातकाल की बात की गई है, 356 में राष्ट्रपति शासन की और 360 में वित्तीय आपात की। राष्ट्रपति शासन में राज्य की स्वायत्तता अस्थायी रूप से समाप्त हो जाती है। तो ये बात ध्यान रहे कि अगर राष्ट्रपति शासन किसी राज्य में लागू हुआ तो वहाँ जो राज्य की स्वायत्तता है वो एकदम खत्म हो जाएगी, पूरा चीज़ें सेंटर के कंट्रोल में आ जाएगा। राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति वो ये होती है कि वो नाम मात्र का प्रमुख होता है और मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य होता है और इसका प्रावधान संविधान के 42वें व 44वें संशोधन द्वारा किया गया। अब बात करते हैं राज्यपाल का, यानी गवर्नर। गवर्नर जो होता है वो राज्य का संवैधानिक आधार प्रमुख होता है, जो कि आर्टिकल 153 में कहा गया कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है और राष्ट्रपति का प्रतिनिधि भी होता है। मतलब राष्ट्रपति राष्ट्रीय स्तर पर और राज्यपाल राज्य स्तर पर वही भूमिका निभाता है। अगर कहा जाए तो राज्यपाल जो होता है वो केंद्र राज्य सेतु की तरह काम करता है, लिंक बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। अब बात करते हैं राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में। तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, राज्य की जनता नहीं और न ही विधानसभा। यही कारण है कि राज्यपाल को केंद्र का प्रतिनिधि कहा जाता है। अब बात करते हैं आर्टिकल जो 155 था वो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति का बात करता था, क्योंकि राज्यपाल केंद्र का प्रतिनिधि होता है। अब बात करते हैं आर्टिकल 156 की, जो कि राज्यपाल के कार्यकाल की बात करता है कि ये 5 वर्ष होता है, लेकिन ये राष्ट्रपति की इच्छा तक निर्भर करता है। इसे कहते हैं प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट डॉक्ट्रिन। फिर हम बढ़ते हैं आर्टिकल 157 की तरफ, जो कि राज्यपाल की योग्यता की बात करता है, जो कि है भारत का नागरिक हो। राज्यपाल के लिए आवश्यक है कि वो भारत का नागरिक हो और वो 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। और राज्यपाल का शपथ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा दिलाया जाता है। अब बात कर रहे हैं राज्यपाल की शक्तियाँ और कार्यों के बारे में। राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति ये है कि वो मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है, मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करता है और राज्य प्रशासन जो होता है वो राज्यपाल के नाम पर होता है, जैसे केंद्र का प्रशासन राष्ट्रपति के नाम पर होता है। और वो एडवोकेट जनरल की भी नियुक्ति करता है। अब बात करते हैं राज्यपाल की जो विधायी शक्तियाँ हैं उनके बारे में, जिसका प्रोविज़न आर्टिकल 168 में दिया गया है, जो कि राज्य विधानमंडल का राज्यपाल जो है वो अंग होगा। वो विधानसभा सत्र बुलाएगा और उसे स्थगित कर सकता है। मतलब कि राज्यपाल के पास विधानसभा सत्र बुलाने की, उसे भंग करने की और विधेयक को स्वीकृति और राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रखने की शक्ति है।
आर्टिकल 200 पर विधेयक पर स्वीकृति और पुनर्विचार वाला बात है कि वो राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर सकता है। अब आर्टिकल 223 है, वो विधानसभा में सत्र न हो तो राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। जैसे कि उसके लिए था, राष्ट्रपति के लिए था कि राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है, वैसे ही इसके लिए राज्यपाल के लिए आर्टिकल 213 में प्रावधान है कि वो ऑर्डिनेंस जारी कर सकता है। और जबकि ये जो राष्ट्रपति का ऑर्डिनेंस है वो 123, यानी राष्ट्रपति में 1 2 3 है और राज्यपाल में 2 1 3 है। तो ये बात ध्यान रहे, थोड़ा सा ट्रिकी है, आपको याद करना आसान हो जाएगा। अब बात करते हैं राज्यपाल की वित्तीय शक्तियों के बारे में। जो धन विधेयक होता है वो राज्यपाल की अनुमति से ही पेश किया जाता है और बजट प्रस्तुत करने की अनुशंसा राज्यपाल ही देता है। और कंटीजेंसी फंड ऑफ स्टेट का भी जो क्या होता है, संरक्षक होता है, वो राज्यपाल ही होता है। अब बात करते हैं राज्यपाल की न्यायिक शक्तियों के बारे में। वो आर्टिकल 161 के तहत क्षमा दान कर सकता है, लेकिन मृत्युदंड नहीं दे, मतलब मृत्युदंड हुआ तो वो क्षमा नहीं कर सकता, बाकी हर दंड को कम कर सकता है वो। और जबकि राष्ट्रपति मृत्युदंड को भी खत्म कर सकता है। अब बात करते हैं राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियाँ। मुख्यमंत्री की नियुक्ति करना है, ये राज्यपाल की विवेकाधीन शक्ति है, वो उसके विवेक पर डिपेंड करता है कि वो मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसे करता है। सामान्यतः ये देखा गया कि हमेशा मुख्यमंत्री की नियुक्ति बहुमत दल के नेता का होता है, बहुमत दल के नेता को ही मुख्यमंत्री बनाया जाता है। और यही सबसे ज़्यादा परीक्षा में आता है कि राज्यपाल स्वतः निर्णय ले सकता है हंग असेंबली, यानी हंग विधानसभा, मुख्यमंत्री नियुक्ति में, राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करने में और विधेयक को राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रखने में। ये सारी चीज़ों में राज्यपाल जो होता है वो अपनी विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग करता है। तो अगर कंपैरिजन किया जाए तो राष्ट्रपति जो होता है वो राष्ट्रीय स्तर पर होता है, राज्यपाल राज्य स्तर पर। आर्टिकल 52 जो है वो राष्ट्रपति का प्रावधान करता है और आर्टिकल 153 राज्यपाल का है। और जो राष्ट्रपति का चयन होता है वो निर्वाचन द्वारा होता है, राज्यपाल नियुक्ति द्वारा होता है। राष्ट्रपति में वास्तविक शक्ति मंत्रिपरिषद के पास होती है और राज्यपाल में भी मंत्रिपरिषद के पास। फिर राष्ट्रपति के पास क्षमादान की शक्ति आर्टिकल 72 के तहत है और राज्यपाल के पास क्षमादान की शक्ति आर्टिकल 161 के तहत है। तो राष्ट्रपति और राज्यपाल सत्ता के केंद्र नहीं बल्कि संविधान की मर्यादा के रक्षक हैं। तो अगर कहा जाए तो राष्ट्रपति जैसे स्टेट में होता है वैसे ही राज्यपाल जैसे राष्ट्रपति सेंटर में होता है वैसे ही राज्यपाल स्टेट में हो जाता है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको राष्ट्रपति और राज्यपाल अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी परेशानी लगे तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जिस पीडीएफ से हम आपको पढ़ा रहे हैं इसका लिंक ये पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा और टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। साथ ही साथ फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज का भी है, उस पर आप ज्वाइन करके हमसे जुड़ सकते हैं। धन्यवाद। मिलते हैं कल आपके साथ डे 11 में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट।